So hello students, welcome back. So today we are going to continue our chapter Mechanical Properties of Solid Part 3 from the subject Physics of Standard FYJC Science. And today we are going to cover the major topic which is related to stress strain curve. Okay. So before moving to this, let's do some, I can say, the recap. Okay. So हमने last time ये देखा था. So there will be some properties of, I can say, stress and strain. There are different types of stress and strain. Okay. Then also we have seen Hooke's law. We have seen Poisson's law. ठीक है. Then based on each property, right? There are some scientists. उन्होंने क्या किया? उस पे work किया and they have find out a certain way कि उनको वो particular, I can say, एक प्रॉपर्टी से उन लोग उसको एक्सप्लेन कर सके. ओके. एंड दोज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वेर वेरी हेल्पफुल. ओके. वाइल नो यूजिंग these solids in our normal daily life application. ओके. तो उनका जो मोटिव था या उनका मैं बोल सकता हूँ जो पर्पस था टू ब्रिंग और टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, वो इतना ही था कि वी कैन यूज दोज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन अवर डे टू डे लाइफ सो दैट हम वो सारी एप्लीकेशंस बना सके जो हमारे डे टू डे लाइफ में उसको यूज करनी है. राइट. सो फॉर दैट those Hooke's law, Poisson's law, there are so many others, right? Those were very, very, very important. Okay. Okay. So let's move to the next. Today we are going to see. बहुत सिंपल है. मैं इसको जस्ट आपको खाली एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं इसको आपको बताऊंगा तो आपको बहुत इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके. सो जस्ट कीप योर माइंड वेरी फ्री. ओके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स. ओके. सो नाउ यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रेस विल बी नथिंग बट एन अप्लाइड फोर्स. स्ट्रेन विल बी नथिंग बट अ सिंपल चेंज इन शेप. ओके. एंड कर्व विल बी ऑब्वियसली ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है एक्स एंड वाई के ऊपर, जब भी हम लोग एक लोकस ऑफ पॉइंट्स जब भी हम लोग उसको प्लॉट करते हैं, वी विल गेट अ कर्व. ओके. और अ लाइन विच रिप्रेजेंट अ कर्व. राइट. सो अभी उन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया है कि लेट्स से मेरे पास एक प्रॉपर वायर है. ठीक है. वायर को नीचे में क्या कर रहा हूँ, लोड लगाया हूँ. ठीक है. तो क्या होगा, जैसे ही मैं उसको फॉर लेट्स से द मोमेंट आई विल रिलीज okay the control on the load or I can say the rock, obviously क्या हो जाएगा, वो वायर एक पॉइंट पे क्या हो जाए स्टार्ट होगी, elongate होना स्टार्ट हो जाएगी. वी कॉल्ड इट एज अ टेंसाइल स्ट्रेन. राइट. बिकॉज वो वायर है तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में क्या होगी, वो खींचना स्टार्ट कर देगी. राइट. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा, सो उसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स बनाए हैं. राइट. सो स्टेप्स इज लाइक कि एक है मेरा O to A. सो आप यहाँ पे देख सकते हो. We take the laser. Yeah. So first point is nothing but from O to A. Another point is nothing but from A to B. Another point is nothing but from B to C. And next point will be from C to D. Right? तो इन्होंने क्या किया है, जब भी मैं वो पर्टिकुलर हैंगिंग वायर को लोड लगाऊंगा या उस पर कुछ ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो ऑब्वियसली मैं एक सर्टन स्टेप्स पे ये पर्टिकुलर वायर का बिहेवियर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. सो दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे लिखा है, सपोज अ मेटल वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स लोअर एंड. ठीक है. तो मैंने सिंपल एक वायर के नीचे एक लोड अप्लाई किया है या एक ऑब्जेक्ट अप्लाई किया है जो हैवी है, एंड वो वायर को क्या करेगा, एलोंगेट करेगा. right? So the load is gradually increased, okay, in small step until the wire breaks, right? तो यहाँ पे जो लोड है या जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूँ, उसमें लोड उसका इंक्रीज कर रहा हूँ सो दैट मुझे हर एक लोड पे उसमें वायर में जो वेरिएशंस है वो मुझे दिख जाए. right? So therefore the elongation produced in the wire is measured during each step. देखो जैसे मैंने आपको बोला था, हर एक स्टेप में मुझे elongation जो है वो मेजर करना है. So therefore stress and strain is noted for each load and graph is drawn by making a tensile strain along x-axis and tensile stress along y-axis. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा है that is nothing but my tensile stress, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो that is nothing but my tensile strain. राइट. सो यहाँ पे मेरा टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे मेरा टेंसाइल स्ट्रेन हो गया. राइट. सो ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस. ठीक है.
सो नाउ अभी मुझे I can say behavior measure करना है by adding small amount of weight. Okay, so जैसे ही मैंने weight थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, एक पॉइंट ऐसा आया A जहां तक मेरा हुक्स लॉ, मतलब हुक्स लॉ ने क्या बोला, योर टेंसाइल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब क्या, आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना वो पर्टिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके प्रोपोर्शनलिटी में होगी, राइट। सो दिस वी कॉल इट एज अ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। तो ये केस में क्या हो रहा है, टिल बिटवीन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूं मेरा लोड, उतना ही मेरा चेंज इन लेंथ में इफेक्ट हो रहा है। सो दिस ओ ए वी कॉल्ड इट एज अ proportional, so this stress is directly proportional to strain in OA region only, ठीक है। एंड therefore OA region को हम लोग बोलेंगे कि in this region this particular I can say the wire is behaving like a elastic, okay, वो अपना बिहेवियर क्या कर रहा है, इलास्टिक कर रहा है, और वहां पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ओके, देन आ गया ए बी, सो पॉइंट ए टू बी। ओके, सो सर्टन पॉइंट विथ ए, मतलब एक पर्टिकुलर वायर को मैं एक सर्टन ही लोड दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने थोड़ा सा लोड इंक्रीज किया, सो देर इज अ हाई चांस कि वो अपना प्रोपोर्शनैलिटी खो दे। इसका मतलब वो ज्यादा आई कैन से उसका शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट एज वेल, राइट। थोड़ा भी अगर मैंने वेट ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा आई कैन से उसमें शेप में चेंज होने का मुझे रिजल्ट मिला, राइट। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर फ्रॉम बी ए टू बी, इट्स नॉट प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल है तो ऐसे जाता, राइट, बट नाउ दिस इज स्लाइटली क्या हो रहा है, ये चेंज हो गया। व्हाट डज इट मीन कि द मोमेंट इट इज फ्रॉम ओ टू ए फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, immediately it got become it shift, राइट। एंड दिस इज द रीजन, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि whenever it is from point O to A, 110% मेरा ये proportional limit, this is what I can say, A point is nothing but my a limit। ये A limit के ऊपर I cannot go beyond। अगर इसके ऊपर गया तो ऑब्वियसली ये अपना जो प्रोपोर्शनैलिटी जो नेचर है, राइट, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, ये छोड़ के दूसरे रीजन में चला जाएगा, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी का और एक खासियत है, ओके। सो ये खासियत ये है कि अगर समझो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे थोड़ा सा भी अगर मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन शेप बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है। बट एक पॉइंट ऐसे आएगा, वो है पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट बी पे मैंने लोड पूरा हटा दिया, ओके, अच्छे से सुनो, बी पॉइंट पे अगर मैंने लोड पूरा हटा दिया, अगेन आई मेड रिमूव्ड ऑल द लोड विच इज अटैच्ड टू द वायर, तो वायर क्या करेगा, अगेन अपना रीगेन शेप लेके पॉइंट ओ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या, द मोमेंट आई विल रिलीज द स्ट्रेस, द वायर हैज अ टेंडेंसी टू फॉलो द सेम पाथ विच इज बी ए ओ। सो वायर अपने ओरिजिनल पोजिशन पे या शेप में आ जाएगा, राइट। सो दैट पर्टिकुलर रीजन वी कॉल्ड इट एज अ ए बी, and that's why this is we called it as a B point, we call it as a elastic limit और yield point। ओके, इसका मतलब क्या कि ये पर्टिकुलर, देखो इलास्टिक का नेचर मतलब या बिहेवियर मतलब क्या कि जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ले, दैट वी कॉल्ड एज ए इलास्टिक। बट ये इलास्टिक कब तक होगा, ये वाला पॉइंट है बी, जहां तक मैं उसको खींचूंगा और उसमें लोड अप्लाई करूंगा, और अगर मैंने वो लोड रिलीज कर दिया देन अगेन दिस पर्टिकुलर वायर विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, राइट। तो उसके लिए मैं बोलूंगा 110% दिस बी टू ए एंड ओ, इट्स अ आई कैन से इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। जैसे ही मैं बी पॉइंट के थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होता है, मैं वो पर्टिकुलर शेप को अगेन रीगेन नहीं कर सकता। That's why this is the last point where I can regain or achieve the original shape and size of the wire, right? So second point है मेरा C point, okay? तो आप यहाँ पे देख सकते हो second point है मेरा वो C point है। इसका मतलब क्या कि OB यहाँ पे दिया है मैंने। So elastic behavior मुझे कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, elastic behavior मुझे मिलेगा from point O to point B। So from point O to point B my elastic behavior will be there, ठीक है।
देन मेरा आ गया पॉइंट यील्ड पॉइंट। ओके, यील्ड पॉइंट मतलब और इलास्टिक लिमिट मतलब ओनली एट दिस पॉइंट बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा जो लोड अगर मैंने लगाया है और अगर मैं रिमूव करता हूं तो आई विल अगेन, मेरे पास इतना कैपेसिटी है कि मैं उसको अगेन रीगेन कर सकूं, राइट। सो दिस वी कॉल्ड एज अ यील्ड पॉइंट। नाउ सेकेंड वी कॉल्ड इट एज अ सी पॉइंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, मतलब क्या, जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट मतलब बी के आगे जैसे ही आप फर्दर लोड इंक्रीज करते हो वो पर्टिकुलर हैंगिंग वायर पे, तो क्या होता है, वायर अपना खुद का जो इलास्टिक नेचर है वो लूज कर देता है, राइट। और जैसे उसने अपना इलास्टिक नेचर लूज कर दिया, वैसे ही लेट्स से कि एट एनी पॉइंट, लेट्स से मैंने पॉइंट ले लिया सी, अगर एट सी पॉइंट पे समझो अगर मैं अपना खुद का जो वेट है वो सारा हटा देता हूँ, तो अभी क्या होगा, एट पॉइंट सी इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, बट इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ अ परमानेंट सेट। ओके, उसने कुछ तो मेरे एक वायर में परमानेंट एलोंगेशन ही बना दिया, राइट। वो परमानेंट एलोंगेशन ये ई पॉइंट पे आके रुक गया, इन विच यू कैन सी हियर, अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ तो नेक्स्ट चेंज इन वायर मेरा कितना हुआ है, स्ट्रेन इतना हुआ है, मतलब दिस इज नॉट चेंज इन माय वायर। ओके, सो एट पॉइंट सी अगर मैं लोड हटा देता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो वायर है वो क्या होगा, परमानेंटली वैसे ही रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई ई इज कॉल्ड एज अ परमानेंट सेट। इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने थोड़ा सा बी पॉइंट के आगे लेके गया लोड, तो मेरा वायर जो है वो परमानेंटली स्ट्रेच हो गया। नाउ इट लूज कंप्लीटली द इलास्टिक नेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली टर्न इनटू अ प्लास्टिक बिहेवियर। ओके, प्लास्टिक में कैसा होता है, जैसा आप मोड़ोगे वैसा ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे सी टू ई को प्लास्टिक बिहेवियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट डी। अगर मैंने और लोड में इंक्रीज करते गया तो आपको भी पता है एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे दिस पर्टिकुलर वायर विल गेट ब्रेक एंड दैट पॉइंट वी कॉल्ड इट एज अ फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, फ्रैक्चर में क्या होता है, ऑब्वियसली टूट जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर आल्सो दे हैव गिवन कि इफ आई एम कंटिन्यूअसली इंक्रीज द लोड, अगर देखो मैंने थोड़ा सा भी अगर लोड यहाँ से यहाँ तक, मतलब थोड़ा सा भी अगर लोड मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, at this point of time the fracture will come and there is a huge change in the shape or length will occur, and at point D the wire will get break. Okay, and that point we called it as a fracture point. Okay, so you can see here B D is nothing but my fracture point, and B to D plastic flow or plastic deformation I can see. So ये जो C to sorry B to D है वो मेरा पॉइंट है जहां पे मुझे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखने मिलता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप, और प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक नेचर वाला। ओके, सो यहाँ पे भी आप नॉर्मली यूजुअली अगर आप इसको प्रॉपरली, एक मेरे पास लेंथ आई कैन से मेटल वायर है, सो मेटल वायर पे अगर मैं उसको स्ट्रेस या उसमें अगर मैं वेट ऐड करते रहूं तो आप ये पर्टिकुलर नेचर देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट्स अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ कर्व, राइट। सो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, सिंपली दे हैव गिवन अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसमें कितने कितने पॉइंट्स आते हैं और कौन से पॉइंट्स पे क्या क्या बिहेवियर होता है, ये उन्होंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में दिया हुआ है, राइट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैन पीपल टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस इन चैट बॉक्स क्विकली? Okay, perfect, perfect. So I can see almost everyone have understood this. Okay, fine. So this is very simple. Only the concept is important. अगर आपको concept समझ में आया तो आप easily ये particular चीज का आंसर दे सकते हो, right? Let's move to the next, which is also very important. Okay. So based on this nature, okay, जो हम लोग ने अभी देखा, based on that, we can differentiate a kind of a materials into brittle, ductile, देन मॉलेबल एंड इलास्टोमर, राइट। सो हम चार फेज में या चार चीजों में या चार आई कैन से टाइप्स में वो पर्टिकुलर मेटल को, सॉरी वो पर्टिकुलर सॉलिड को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ब्रिटल। ओके, सो मटेरियल सच एज अ ग्लास, सिरेमिक्स ब्रेक विद इन द इलास्टिक लिमिट, दे कॉल्ड एज अ ब्रिटल। ओके, मतलब उनके पास ऑलमोस्ट इलास्टिक लिमिट होता ही नहीं है, उनको हम बोलेंगे ब्रिटल। दूसरा होता है डक्टाइल।
डक्टाइल में क्या होता है, मेटल सच एज प्योर कॉपर एल्यूमिनियम हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज एक्सटेंशन, राइट। इसका प्लास्टिक रेंज एक्सटेंशन मतलब क्या, अगर मैं उसको खींचूंगा तो एक पर्टिकुलर आई कैन से लेवल तक मैं उसको एलोंगेट कर सकता हूँ या उसको कोई भी शेप दे सकता हूँ। एंड देखो उन्होंने लिखा है दे लेंथन कंसिडरेबली एंड अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टिल दे ब्रेक। मतलब इसमें हम लोग बहुत बड़ा इलोंगेशन, जो बी टू डी हम लोग ने कर्व देखा वो बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। सो दैट वी कॉल्ड एज अ डक्टाइल। देन है मॉलेबल, the metals such as a gold, silver, which can be hammered into thin sheets, we called it as a malleable, right? So ये जो मेटल है, जो कॉपर एल्यूमिनियम, इनका हम थिन शीट्स नहीं बना सकते, बट इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वी कैन मेक this particular thing, I can say malleable. Okay, now next is nothing but the elastomer. इलास्टोमर का मतलब क्या, द मेटल दैट कैन बी इजीली स्ट्रेच टू अ लार्जर वैल्यू, वी कॉल्ड इट एज अ इलास्टोमर, राइट। इसका मतलब क्या, इलास्टोमर का मतलब क्या, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर इज नथिंग बट मेरा रबर। अगर मेरे पास रबर है, द मटेरियल कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू लार्जर वैल्यू, मतलब जो ओ टू बी का जो वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा, दैट वी कॉल्ड इट एज अ elastomer, right? The best example is our rubber. Okay, so based on this four, based on the, I can say this particular graph, I can differentiate a given solid into four different types. एक है brittle, दूसरा ductile, तीसरा malleable and elastomer. Okay, चारों के चारों अलग है, ठीक है। So you have to be very careful while you are writing the answer. अगर ये brittle आ गया, ductile आ गया, इनका अगर definition बोला है तो each definition should give us the नो एग्जैक्ट आइडिया कि मैं उसे डक्टाइल क्यों बोल रहा हूँ, उसको ब्रिटल क्यों बोल रहा हूँ, विथ एग्जाम्पल, देन इट विल बी वेरी क्लियर फॉर एग्जामिनर टू गिव यू द फुल मार्क्स। नाउ सेकंड आता है इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ओके, तो हिस्टेरिसिस ये आपने पहले कभी सुना है क्या? आई गेस हिस्टेरिसिस आपने पहले मे बी इन योर टेंथ आई गेस सुना होगा, इन केस ऑफ आई कैन से मेटल, सॉरी मैग्नेट। ओके, बट मे बी हिस्टेरिसिस इज नथिंग बट, मैं आपको एक सिंपल इसका आइडिया देता हूँ हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है। देखो हिस्टेरिसिस इज नथिंग बट सिंपली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टेरिसिस का मतलब यही होता है कि उसका हिस्ट्री फॉलो करना, राइट। हिस्ट्री फॉलो करने का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ वैल्यू है, मतलब मेरा कुछ हिस्ट्री रहा है, राइट, उसके बेसिस पे मुझे कुछ एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टेरिसिस। ओके, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि अगर मैं कुछ एक पाथ फॉलो कर रहा हूँ, राइट, लेट्स से पॉइंट ए ओ टू बी, यहाँ पे आप दिख रहे हो कि फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी मैं एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा हूँ, लेट्स से दैट पाथ इज नथिंग बट माय ए, राइट। बट व्हेन आई एम अगेन कमिंग बैक टू माय ओरिजिन, maybe I can have a different path. Okay, in that case I will follow a different पाथ। वो केस में एक्चुअल पाथ से मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज इन बिहेवियर दिखाया, राइट। सो ये पर्टिकुलर जो आई कैन से ग्राफ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस। ओके, आपको ये मैग्नेट में भी मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर आप जब भी पढ़ोगे ट्वेल्थ में तभी भी आपको ये मिलेगा। तो हिस्टेरिसिस का मतलब ही ये होता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, if you follow some path, if you are not coming to the same path and if you are achieving some different path, तो वो केस में यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल जाता है, वो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये हिस्टेरिसिस को मैप किया है या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विथ हेल्प ऑफ इलास्टिक। तो ये मेरे पास यहाँ पे हो गया इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूँ कि vulcanized rubber is one of the example of my elastic hysteresis. Okay, इसका मतलब क्या, देखो आपने देखा होगा कि देर आर सर्टन ब्रेड, ब्रेड नहीं बोल सकता मैं, देर आर सर्टन आई कैन से केक, राइट। आजकल बहुत सारे लोग केक बना रहे हैं, राइट। सो दिस केक, ओके, जब भी आप उस पर प्रेस करते हो, राइट, लेट्स से कि आपके पास एक बेस है, आप बेस के ऊपर प्रेस कर रहे हो, राइट। जैसे आपने उस पर प्रेस किया, द मोमेंट यू रिलीज द प्रेशर, क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर केक में एक तो छोटा सा छेद दिख जाता है,
बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो पर्टिकुलर बेस स्लो 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 अगेन उसका ओरिजिनल पोजीशन गेन करते हुए दिखता है, ना कि तुरंत वो दिखता है। ठीक है। इन केस ऑफ जेली, जेली पे अगर आप हाथ रखोगे तो तुरंत वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, तुरंत वो अपना शेप गेन कर लेगी। बट इन केस ऑफ दिस, आई कैन से द स्पॉन्ज, और आई कैन से काइंड ऑफ दैट केक, तो उस पे जैसे ही आप प्लम केक पे अगर आप दबाओगे तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल, आई कैन से, शेप। सो एग्जैक्टली यही होता है वल्केनाइज रबर के साथ। ओके। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द बॉडी decreases to zero, the strain does not return to zero immediately. It will return 110%, but it will not return immediately, right? And there और तभी मुझे क्या मिलता है, the stress lags behind the strain, right? इसका मतलब, सॉरी, the strain lags behind the stress। इसका मतलब क्या, कि मैंने फोर्स तो फटक से अप्लाई किया और फटक से निकाला, राइट? बट मेरा जो स्ट्रेन है, मतलब जो चेंज इन शेप है, उसमें थोड़ी सा, तो उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, या वो रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट कर रहा है। उसको हम बोलेंगे हिस्टेरेसिस, राइट? और अगर मैंने उसका पर्टिकुलर, आई कैन से, प्लॉट किया उसको एक पर्टिकुलर ग्राफ पे, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, ओ टू ए, सॉरी, ओ टू बी, ये जो ए पाथ था दैट वाज वेरी क्विक, बिकॉज मैं उस पे फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ और वो अपना शेप भी चेंज कर रहा है। बट जैसे ही मैंने बी टू ओ किया, मैंने जैसे ही उसमें से हाथ निकाला, उसमें से फोर्स निकाला इमिडिएटली, सो बी विल टेक लिटिल बिट टाइम। सो ये जो टाइम है वो उसने यहाँ पे लिया टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। So that's why it is not following its original shape when the stress is removed. तो that's why इसने एक kind of different path follow किया, उसको हम बोलेंगे hysteresis। Okay? So this is only happen, मतलब this is generally happen in case of the, I can say, the elastic rubbers, or but there are special type of जिसका density थोड़ा ज्यादा होता है, वो ही केस में आपको ये क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर hysteresis मिलेगा, right? So when the, again I am telling you, when the stress is applied on the body which reduced to zero, the strain does not return to zero immediately. So this immediately is very important, okay? Because it will return to zero but not immediately, okay? So अगर आपने immediately खा दिया तो इसका पूरे का मतलब ही चेंज होता है। The strain does not return to zero मतलब क्या, स्ट्रेन हमेशा, स्ट्रेन मतलब यहाँ पे किधर तो आएगा उसका पॉइंट, मतलब ये परमानेंटली उसने अपना शेप चेंज कर दिया, राइट? बट व्हेन वी आर सेइंग इमीडिएटली, इसका मतलब रिटर्न जीरो पे तो आ रहा है बट इट विल टेक सम टाइम टू रिटर्न। So that's why it is creating this kind of curve. So this curve we called it as a hysteresis. Okay. So this we call a stress and strain curve increasing the load, and stress and strain curve decreasing the load, right? And this is a stress and this is a strain. So this comes for 2 marks. So and this is one of the easiest one. Okay, इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं अगर आपको ऐड करनी है तो, ठीक है? उसके बेसिस पे यू कैन गिव। ओके, सो हमने पहले तो किया कि वी हैव सीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, राइट? उसके बाद मुझे पता चला कि हिस्टेरेसिस करके भी होता है, ओके? बट जब भी, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अप्लाई a kind of a force, okay, on a given object, तो वहां पे ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेन मतलब चेंज इन शेप दिखाई देता है, ठीक है? बट जब भी मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और एक मेरा, आई कैन से, ऑब्जेक्ट, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट? एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं वर्क डन। And whenever there is a work done, obviously that work done is going to be stored in some kind of internal energy. And that energy, in this case, we called it as a strain energy, right? So, यहाँ पे उन्होंने नाम क्यों दिया है strain energy? Because actual change किसमें हो रहा है? मेरे object के shape में, right? So, फोर्स में तो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज फोर्स तो मैं 10 न्यूटन का 10 न्यूटन ही लगा रहा हूँ, राइट? बट बिकॉज ऑफ दिस 10 न्यूटन मेरे शेप में चेंजेस हो रहे हैं, और वो शेप में जब भी चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट
ये होता है कि उसमें इंटरनली कहीं ना कहीं जाके एक एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है, राइट? सो दैट एनर्जी वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रेन एनर्जी, राइट? स्ट्रेन मतलब चेंज इन शेप, एक अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ओके, सो आप देख सकते हो स्ट्रेन एनर्जी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ वायर ड्यूरिंग elongation by a stretching force is called as a strain energy. Okay, again I am telling, the elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called as a strain energy, right? So elastic potential energy, देखो यहाँ पे अगेन उन्होंने एक नया नाम दिया है इसको, स्ट्रेन एनर्जी को ही बोलते हैं द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल, राइट? सो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ वायर ड्यूरिंग द elongation बाय अ स्ट्रेचिंग फोर्स। तो यहाँ पे ये जो elongation है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो अपने शेप में चेंजेस ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी स्टोर होगा ही नहीं, राइट? और वो एनर्जी गेन कर ही नहीं पाएगा। सो देयरफॉर दे आर सेइंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ वायर ड्यूरिंग elongation बाय अ स्ट्रेचिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, राइट? तो जब भी आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसको वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, ऑब्वियसली वो ही टाइम पे जितना आप उसको वायर को स्ट्रेच करोगे, फोर्स लगाओगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए एनर्जी, राइट? बिकॉज वी नो दैट एनर्जी we can neither create nor be destroyed, but it can be transferred from one part of system to another part of system, so that the total energy of an isolated system will become remains constant, right? So this is the law of conservation of energy is applied over here as well. जब भी आप किसी चीज को फोर्स लगाते हो और वो पर्टिकुलर चीज डिस्प्लेस हो जाती है, तो ऑब्वियसली या इलोंगेट हो रही है, तो ऑब्वियसली वो केस में सम काइंड ऑफ एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड, और वही एनर्जी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कंसिडर अ वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ एस, सॉरी एल, ओके, देन क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन होगा कैपिटल ए, ओके, स्ट्रेच बाय अ फोर्स, मुझे एक फोर्स चाहिए जिसका वैल्यू होगा एफ न्यूटन, ओके, और जो काम करेगा एक्टिंग ऑन इट्स लेंथ, मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू माय सरफेस ए। ओके, then second is the wire gets stretched and elongation small l is produced in it। जैसे ही मैंने उस पे F आई कैन से अप्लाई कर दिया, एज अ फोर्स अप्लाई कर दिया, इमीडिएटली क्या हो गया, वहां पे elongation प्रोड्यूस हो गया, एंड दैट elongation produced we call it as a small l। देयरफॉर अगर मुझे उसका फाइंड आउट करना है यंग मॉड्यूलस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? जैसे मैंने आपको बोला था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट्स नथिंग बट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया विच इज वी कॉल्ड एज अ प्रेशर, बट यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नया नाम स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी गिवन एज एफ अपॉन ए, एंड स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन द लेंथ। तो अभी लेंथ में चेंज कितना हुआ है, स्मॉल एल डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है, कैपिटल एल। सो ये दोनों के बेसिस पे I can define easy young modulus, because young modulus क्या बोलता है, it's a ratio of longitudinal stress to longitudinal strain। Therefore I just put value over here where y is equal to this, and मुझे क्या मिला फाइनली, FL divided by a small l। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मुझे फोर्स को इक्वेट या फोर्स को साइड में रखना है, तो मुझे राइट हैंड साइड में ये सारी चीजें लेके जानी पड़ेगी। सो देयरफॉर फोर्स विल बी इक्वल टू बाय ए स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, राइट? सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स विच इज अप्लाइड, जिसका आउटपुट क्या होगा, न्यूटन में आ जाएगा। बट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल एनर्जी, नॉट द फोर्स, बिकॉज फोर्स तो मैंने अप्लाई किया, मुझे पता है। बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होगा, तो ऑब्वियसली मुझे क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, खाली फोर्स। तो फोर्स तो मुझे मिल गया, तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करूंगा, और फिर फाइनली उसको इंटीग्रेट करके मैं एक्चुअल में कितना वर्क डन हुआ वो फाइनलाइज कर दूंगा।
So for further extension dx in the wire, the work done is given by this. So therefore work is equal to force into displacement, ये तो मुझे पता है. So therefore अगर ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा जो एकदम छोटू सा है जिसको मैं बोलूंगा स्मॉल dx, so therefore this small dx, अगर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्सटेंशन इन द वायर है अगर वो डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली मेरा जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा. सो देयरफॉर दे हैव गिवन dw, मतलब डेरिवेटिव ऑफ w विल बी इक्वल टू f इनटू स्मॉल dx. ओके, देयरफॉर स्मॉल dw विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय l. अभी ये f कहाँ से आया आप बोल रहे होगे, तो मैंने जो ऊपर की वैल्यू थी f की, ये वाली मैंने यहाँ पे डाल दी. Okay, so therefore dw will be equal to yax divided by l into dx. बट अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर वायर स्ट्रेच हो रहा है फ्रॉम पॉइंट 0 टू सम काइंड ऑफ l, ओके, सो द टोटल वर्क डन इन दिस एंटायर प्रोसेस कितना हुआ, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो आई नीड टू यूज द इंटीग्रेशन. बिकॉज यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज द शेप एंड साइज इज नॉट डेफिनेट. ओके, मुझे एक पर्टिकुलर, इट्स नॉट अ काउंटिंग कि हाँ मेरा ये 5 और 10 मेरे 15 हो गए, या आई कैन से 5 to 10, 5 into 10 मेरा आई कैन से 50 हो गए, राइट. सो देर इज नो काउंटेबल. सो इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे मुझे कुछ एलोंगेशन है, यहाँ पे मुझे कुछ एडिशन करना है जिसका एग्जैक्ट शेप एंड साइज मुझे अगर नहीं पता है, तो वो केस में मैं क्या करता हूँ, यूज इंटीग्रेशन यूज करता हूँ, राइट. सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि अगर मेरा जो वायर है उसका जो ओरिजिनल पॉइंट था जहां से वो स्टार्ट होने वाला है इलोंगेशन के लिए, सो वो पॉइंट मैंने ले लिया x इक्वल टू 0, और जब तक मैंने वो फोर्स अप्लाई किया और उसका लास्ट पॉइंट जो है जहां तक वो स्ट्रेच हुआ, ओके, और मैंने फोर्स तभी 0 किया, तो वो पॉइंट था मेरा l. सो इन दिस, सो मुझे फाइंड आउट करना है कि जब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इसमें जब मैंने फोर्स लगाया और जब मेरा वो पर्टिकुलर वायर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, मतलब इन शॉर्ट वो टाइम पे कितना वर्क डन हुआ, वो मुझे फाइंड आउट करना है. और उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन यूज करूंगा, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 0 एंड टिल l. So this we call it as a limit. Okay, so w will be equal to starting from 0 to l dw, right. So therefore w will be equal to starting from 0 to l yax divided by l into dx. Okay, therefore w will be equal to ya divided by l from starting from 0 to l. यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड क्वांटिटी है वो खाली एक ही है, बाकी सारे कांस्टेंट है. देखो y यंग मॉडुलस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, देन एरिया भी मेरा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा. देन दूसरा मेरा l है, वो भी ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर विल बी लाइक दैट. तो मेरा जो x है वो ही क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया, यहाँ पे x इंटू dx कर दिया. तो जैसे मैंने x इंटू ds कर दिया, अभी इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया तो मुझे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिला. ये कैसे आया, नाउ अगेन मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन. सो लिमिट फ्रॉम 0 टू l, जैसे मैंने इसमें लिमिट पुट कर दिया, आई विल गेट दिस आउटपुट. सो w विल बी इक्वल टू y a स्मॉल l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल L. So therefore w will be equal to 1 by 2 into ya small l divided by l. बट ये वाई ए एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, इसका मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था, विच इज नथिंग बट माई कैपिटल एफ. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट माई कैपिटल एफ. ओके, सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1 by 2 वाई ए स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल इंटू एल. देयरफॉर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1 by 2 कैपिटल एफ इंटू स्मॉल. ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन जो मेरा है विच इज हाफ ऑफ माय फोर्स अप्लाइड इनटू एक्सटेंशन. ओके, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड एंड काइंड ऑफ आई कैन से वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by 2 लोड इनटू एक्सटेंशन. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो वर्क डन हो रहा है that is nothing but equal to half of the load apply, मतलब जो फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ into the extension.
राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, उसका एग्जैक्टली आउटपुट मिल रहा है कि जो मेरा स्टोर्ड एनर्जी होगा, दैट एनर्जी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। ओके, अगर ये तो मुझे वर्क डन मिल गया, मतलब मेरी एनर्जी एक्चुअल का उसका जो डेफिनेशन है दैट इज दिस, W इक्वल टू 1/2 FL। बट मेरा जो स्ट्रेन एनर्जी है, राइट, मेरा जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो मुझे ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करना होगा। ये इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, जस्ट दे हैव रीअरेंज्ड इट। ओके, तो यहाँ पे क्या था, दिस वाज अ सिंपल वर्क डन व्हिच वाज द एक्चुअल थिंग व्हिच वी वांट टू फाइंड। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने वर्क डन को पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया तो क्या होगा, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जो भी मैंने वर्क डन किया है उसके डिवाइडेड बाय पर यूनिट उसका वायर का वॉल्यूम। तो मुझे पता है हाफ F इंटू एल इंटू नीचे A इंटू एरिया इंटू लेंथ, मतलब मीटर क्यूब, मतलब मुझे क्या मिलेगा, एरिया इंटू लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द वायर, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 F डिवाइडेड बाय A एंड L डिवाइडेड बाय स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो आपको ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, force upon area and small l divided by small l? Yes, it is nothing but my stress and this is nothing but my strain, right? So अगर मुझे work done per unit volume find out करना है तो by with help of stress and strain also I can easily find out कि work done per unit volume कितना है, right? तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि normal work done is not stress per, I can say stress into strain, right? बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है वो आपको मिलेगा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, सो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा बट आपको 110% यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर हाफ F इंटू एल डिवाइड बाई ए एल, मैंने ये वाले को अलग किया, सेकंड वाले को अलग किया, तो मुझे मिला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगेन इट विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का ही मतलब होता है ये वाला, ठीक है। एज y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देयरफॉर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन, राइट। सो जस्ट मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट रीअरेंजिंग यंग मॉडुलस को। मुझे पता है कि यंग मॉडुलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। देयरफॉर यंग मॉडुलस को मैं अगर रीफ्रेम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन, राइट। एंड देयरफॉर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y। तो यही इक्वेशन में अगर मैं ये वाली चीज डाल दूं, स्ट्रेन वाली चीज डाल दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और डिवाइड बाय वाई आ जाएगा। सो देयरफॉर स्ट्रेन पर एनर्जी, I can say strain energy per unit volume can be given by 1/2 y strain the whole square। या मैं उसको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दूसरे केस में अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे भी क्या मिलेगा, 1/2 स्ट्रेस डिवाइड बाय वाई द होल स्क्वायर, राइट। सो सिंपली आई हैव पुट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसको ही मैंने मॉडिफाई किया पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो मुझे 1/2 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मिला। अगेन आई हैव अ रिलेशन विथ यंग मॉडुलस, y विल बी इक्वल टू सॉरी, हाँ यंग्स मॉडुलस, सो y विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो इसको जस्ट मैंने अगेन यूज किया and just by rearranging I will get the output, and this is how it is required। so अगर आपको स्ट्रेस पर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करने बोला, वेयर एज स्ट्रेस और स्ट्रेन इज गिवन अलोंग विद द यंग मॉडुलस, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। ओके, आपको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या इधर आपको खाली स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया, आपको फाइंड आउट करने बोला कि कितना वर्क एनर्जी है, यू शुड एबल टू फाइंड इट आउट बिकॉज ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है। okay, now there are certain I can say topics, okay। so एक है हार्डनेस, ओके। हार्डनेस का मतलब ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे हार्डनेस, राइट। इसका मतलब क्या कि नॉर्मल जो भी आपका मोबाइल एवरीथिंग, ओके, उसको हम परमानेंट आई कैन से डिफॉर्मेट नहीं कर सकते, राइट। तो जितना वो रेजिस्ट करता है अपने आप को, मतलब मटेरियल अपने आप को जैसे फोर्स को रेजिस्ट करेगा उतना उसका हार्डनेस ज्यादा होगा, राइट। द टर्म हार्डनेस आल्सो रेफर्स टू स्टिफनेस और रेजिस्टेंस टू ब्लेंडिंग, स्क्रैचिंग, एब्रेशन
और कटिंग। ओके, तो जितना वो उसको सारी चीजों को अपोज करेगा उतना वो चीज क्या है, हार्ड है, राइट। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाई हार्डनेस इज नथिंग बट डायमंड, राइट। तो आपने देखा होगा कि डायमंड को अगर मैं मेटल से भी जोर से मारने की कोशिश करूं तो भी वो क्या होगा, टूटेगा नहीं, बट आपके मेटल में थोड़ा सा उसका क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा, right? So that is because of your diamond is one of that particular, I can say, metal which is one of the hardest. Okay, और एल्यूमिनियम एक ऐसा है जिसमें आप अगर नॉर्मल भी अगर आप क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल में इफ यू हैमर समथिंग लिटिल बिट आल्सो इट विल गिव यू सम, आई कैन से द रिस्पॉन्स, मतलब उसमें थोड़ा सा ऐसा आपको खड्डा मिल जाएगा या स्क्रैच मिल जाएगा, सो सो दैट इज नॉट हार्ड विच इज सॉफ्ट वन, राइट। सो हार्डनेस आपको पता होना चाहिए, हार्डनेस इज नथिंग बट इन विच वी कैनॉट नो दैट उसका जो रेजिस्टेंस करने का पावर है, ओके, टुवर्ड्स डिफॉर्मेशन, वो क्या है, बहुत हाई है, राइट। मतलब वो ऑलमोस्ट बोलते हैं कि मेरे को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग हार्डनेस, राइट। द बेस्ट एग्जांपल इज डायमंड एंड लो हार्डनेस का एग्जांपल है एल्यूमिनियम, ठीक है। देन एक नई चीज है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। देखो हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों में अलग है, राइट। हार्डनेस मतलब क्या, मैं अंदर से कितना हार्ड हूँ, ओके। मतलब क्या कि ऐसा है कि हाँ मुझे आप कितना भी डिफ्लेक्ट करो बट नहीं, मैं स्टडी करूंगा, मतलब स्टडी करूंगा ही, उसको मैं बोलूंगा हार्डनेस, कि मैं अंदर से हार्ड हूँ, ओके। बिकॉज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हार्डनेस, आई कैन से द मटेरियल्स आर वेरी टफ। मतलब डायमंड का अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत टफ है, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर मेटल इज हार्ड, ओके, और मटेरियल इज हार्ड। अभी स्ट्रेंथ आता है। अभी स्ट्रेंथ का मतलब क्या, द हायर इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन, द स्ट्रॉन्गर इज द मटेरियल, ओके। इसका मतलब क्या, उसका मटेरियल का जो स्ट्रेंथ, वो जो ये है ताकत है, वो बहुत ज्यादा है, राइट। अभी देखो, ये हार्डनेस का मतलब और स्ट्रेंथ का मतलब दोनों अलग है, राइट। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, ओके। सो यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे और ऊपर हम बात कर रहे थे उसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, द हायर द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन, वो जितना ज्यादा फोर्स होगा, वो फोर्स को हम लोग ने नया नाम दिया है स्ट्रेंथ, ओके। सो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। सेकेंड इज टफनेस। टफनेस is ability of material to resist fracturing when force is applied to it. So toughness now measuring in terms of कि वो कितने जल्दी ब्रेक कर रहा है, ओके। देखो हार्डनेस आई कैप्चर्ड बेस्ड ऑन कि वो रेजिस्ट कितना कर रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। स्ट्रेंथ में वो बेसिस पे फाइंड आउट कर रहा हूँ जहां पे मेरा फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है उसको डिफॉर्मेशन के लिए, राइट। सो स्ट्रेंथ आई एम मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स, हार्डनेस आई एम मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितने हद तक नहीं हो रहा है, एंड टफनेस आई एम मेजरिंग बेस्ड ऑन कि ये कितना रेजिस्ट कर रहा है, आई कैन से टफनेस मतलब उसके फ्रैक्चर को, ओके। सो तीनों का मतलब अलग है, ठीक है, एंड तीनों का मीनिंग एंड उसका एप्लीकेशन इन सर्टेन केस अलग अलग है। मोस्टली ये तीनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, ओके। सो बुलेट प्रूफ जैकेट का जो आई कैन से टफनेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज वो इजीली ब्रेक नहीं होता, राइट। अगेन उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है, बट इट डज नॉट रिक्वायर्ड कि दैट इज उसका जो हार्डनेस है वो ज्यादा होगा, राइट। हार्डनेस उसका थोड़ा सा कम है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर शेप में आ रहा है ताकि वो शेप हम लोग आई कैन से बॉडी पे पहन सके, right? Waterproof glasses and all. So what bulletproof that glass is nothing but one of the example where the I can say the strength and toughness is very high, but hardness cannot be that much high. Okay, so ये एक basic example है उसका. Now next, very simple topic, okay, which is the friction. Okay, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप आग बंद करके, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रिक्शन का, तो अगर आप नींद में भी अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक इट इज विच इज फ्रिक्शन, ओके। सो फ्रिक्शन आपने हर एक जगह पे देखा होगा, मतलब एवरीथिंग, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी आप देख रहे हो सब में फ्रिक्शन यूज होता है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या,
फ्रिक्शन मतलब घिसना, ओके, फ्रिक्शन मतलब क्या, घिसना। और ये घिसने के टाइम जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं या जो फोर्स हम लोग आई कैन से एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। सिंपल है कि आप दोनों आई कैन से आप अपने दीवार पे हाथ रखो, ठीक है, एंड जस्ट छोड़ दो उसको, तो क्या करेगा वो दीवार पर्टिकुलर अपने हाथ को चिपकाए रखेगा जब तक आप खुद वो दीवार से वो पर्टिकुलर हाथ नहीं रब या स्लाइड करते, राइट। तो जब भी दीवार पे मैंने हाथ रखा, राइट, वो दीवार ने क्या किया, वो पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसको चिपका के रखा या उसको अट्रैक्ट करते रखा, राइट। जैसे ही पर उसमें थोड़ा सा ये हो गया तो ऑब्वियसली आपका हाथ फिसल गया। अभी ये सेम आप करो एक आई कैन से टाइल्स पे करो। व्हेन यू हैव वाटर ऑन टाइल्स एंड आप आपका हाथ सेम वैसे ही रखने की कोशिश करो, योर हैंड्स विल कम डाउन। व्हाई? बिकॉज द फ्रिक्शन इन दैट पर्टिकुलर केस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन द वॉल, ओके। तो वो केस में क्या है, टाइल्स और वॉल में देर इज अ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फ्रिक्शन द प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी which resist the relative motion between two surface in contact is called as a friction। मतलब क्या रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तब साइड में दूसरी ट्रेन भी सेम ही डायरेक्शन में अगर जा रही है, राइट। सो एक पॉइंट ऐसा आता है, वैसे ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी मतलब दोनों ट्रेन खड़ी है, तो वो बोलेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू फील दैट बोथ द ट्रेन्स आर एट सेम स्पीड, बट मुझे लगता है कि अरे हाँ दोनों ट्रेन स्टेशनरी है, तब मैं उसको बोलूंगा ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से दैट मेरा जो देर इज अ जीरो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पीपल, राइट, ओके, सॉरी नॉट टू पीपल, टू ट्रेन्स। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि जीरो रिलेटिव मोशन है मेरा। जो रिलेटिव मोशन मतलब क्या कि डिफरेंस इन द टू वेलोसिटीज वी कॉल्ड एज अ रिलेटिव मोशन, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे जब भी आप एक हाथ दूसरे पे रखते हो तभी इनडायरेक्टली क्या होता है कि आपके लेफ्ट हैंड वाला ऊपर जा रहा है, राइट हैंड वाला नीचे जा रहा है। सो दोनों जो वेलोसिटीज है, दोनों का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का या मोशन का वो डिफरेंट है, तभी रिलेटिव मोशन पिक्चर में आता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन को जितना कम हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करता है, ओके। जितना कम हो सके उतना करवाता है। मतलब क्या है, जैसे मैं मेरा हाथ रफ कर रहा हूँ तो जैसे मैंने फोर्स लगा एक पॉइंट के बाद मैं सेम फोर्स नहीं, मुझे थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, दोनों के रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, right? And therefore, they are saying the mechanical force between two solid surface in contact with each other, we call it as a frictional force, right? तो इसको थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इट्स अ मैकेनिकल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, ओके। एक सरफेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द वन सरफेस एंड दिस इज द अनदर सरफेस। तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इरेगुलरिटीज होती ही है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटीज ऑब्वियसली क्या होता है, इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पे उन्होंने देखा है, बोला है कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि इसमें जितना रफ होगा उतना क्या होगा, ये पर्टिकुलर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अग्रेड, जितना ये रफ होता है उतना होता ही है, बट एक्चुअल में इन मॉडर्न थियरी ऐसा देखा गया है द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट इन एडिशन ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सर्फेसेस। तो इन्होंने क्या बोला है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो यहाँ पे सिमिलर भी हो सकते हैं बिकॉज कोहेसिव फोर्स भी हो सकते हैं एंड एडेसिव फोर्स भी हो सकता है। सो कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या, द बोथ द सरफेस आर ऑफ सेम मटेरियल। जैसे हाथ और हाथ अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रब कर रहा हूँ, सो बोथ द मटेरियल्स ऑफ सेम सरफेस, तो वो केस में क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, ओके। सो कोहेसिव फोर्स का मतलब ये नहीं कि मैंने दोनों हाथ थोड़े दूर पे रखे तो चिपक जाते हैं, नो। कोहेसिव फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंस पे काम करता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेंथ पे काम करता है। जैसे मैं थोड़ा सा दोनों को उनके पास लेके आओ तब वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट वी कॉल्ड इट एज अ कोहेसिव फोर्स व्हिच इज ऑलवेज बिटवीन टू सिमिलर आई कैन से सरफेसेस, मटेरियल सरफेसेस।
एंड एडेसिव क्या होता है? बिटवीन टू डिसिमिलर सर्फेस। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका हाथ बॉल पे अगर आप रख रहे हो तो वो केस में दो डिफरेंट मटेरियल्स हो गए, तो वो केस में जो आपको फोर्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स। ओके, सो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन यही बोलता है कि जो फ्रिक्शन आपको दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव एंड एडेसिव। बट इनका कंडीशन ये है कि दोनों को आपको क्या रखना पड़ेगा? दोनों को आपको रखना पड़ेगा कांटेक्ट में, तभी आपका ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, एडेसिव एंड कोहेसिव काम करना स्टार्ट कर देगा, और तभी मेरा क्या होता है? फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। तो आप बोलोगे कि बहुत सारे सर्फेसेस अगर मैंने उसको स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन कम होता है, थोड़े हद तक कम होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्टिल द फ्रिक्शन विल बी देयर। ओके, सो फ्रिक्शन वी कैन नॉट मेक इट एज अ जीरो बाय स्मूथिंग ऑफ द सरफेस। और तभी ये पता चला कि एक्चुअल जो रीजन है वो नॉट irregularities ऑफ सरफेस है या आई कैन से स्मूथनेस ऑफ सरफेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन टू आई कैन से सरफेसेस, मटेरियल ऑफ सरफेसेस। तभी मुझे पता चला कि ये बिकॉज ऑफ एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स है। ओके, सो जो भी फ्रिक्शन आता है फोर्स, वो एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के वजह से आता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल, आई कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे होता है, डायनामिक फ्रिक्शन कैसे होता है? बहुत इजी है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक, जो जगह पे है उसको मैं बोलूंगा स्टैटिक। अगर एक मेरा मोबाइल मेरे डेस्क पे है तो ऑब्वियसली दैट वी कॉल्ड इट एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एक मेरा आई कैन से यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड विच वी कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। So the friction force which balances the applied force when the body is in static, we called it as a static force. Just imagine करो अगर ये static friction होता ही नहीं, then you will never ever walk on the street. You will never ever sit on the chair. आप हमेशा फिसलते ही रहते थे, right? This is the reason where static friction came into the picture. तो static friction का मतलब यही होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है उसको हमेशा क्या करेगा? बैलेंस करके रखेगा एट स्टैटिक पोजीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन अदर वर्ड उन्होंने ऐसा बोला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन प्रिवेंट्स स्लाइडिंग मोशन, जो मैंने आपको बोला। तो इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग फोर्स, अभी उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स को जब उसको शांत रखा था तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है कितने हद तक ये पर्टिकुलर बॉक्स को वो ही पोजीशन पे रोके रखता है, इसलिए मैंने उसको क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ओके, ये साइड से, और थोड़ा थोड़ा फोर्स का वैल्यू स्टार्ट करते गया। द मोमेंट दिस बॉक्स लिटिल बिट गेट्स स्लाइड, वो पॉइंट पे मुझे जो फोर्स मिला, सो दैट वी कॉल्ड इट एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो दैट वी कॉल्ड इट एज एफ इक्वल टू एफ मैक्स। आप आपके फिजिक्स लैबोरेटरी में भी आप ये फाइंड आउट करो, आप ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करोगे जब आप जाओगे कॉलेज में, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट होगा जहाँ पे आपको स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का आउटपुट निकालना है, राइट? सो द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। तो ये तभी पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट कभी स्टार्ट होगा मूव, जब भी उसका जो आउटपुट होगा वो होगा ग्रेटर देन एफ मैक्स। एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स टिल विच दैट पर्टिकुलर फोर्स कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट अ स्टैटिक पोजिशन। बट जैसे ये थोड़ा सा फोर्स ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और वो रोलिंग फ्रिक्शन में जाएगा, राइट? जस्ट बिफोर द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। ये मैंने आपको बताया। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, बहुत बड़ी चीज होती है जब भी आप उसको धक्का मारना स्टार्ट करते हो, तो हमेशा क्या होता है? स्टार्टिंग में बहुत सारा फोर्स लगता है, बट द मोमेंट इट स्टार्ट मूविंग, आपको ज्यादा फोर्स लगता है नहीं, आप सीधी इजीली उसको स्लाइड करते हुए लेके जाते हो। सो दैट वी कॉल्ड इट एज अ मैक्सिमम फोर्स। और जैसे आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दिए, जैसे वो स्लाइडिंग में आना स्टार्ट हो गई, आपको बहुत कम फोर्स लगता है उसको आगे लेके जाने के लिए। ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, if the direction of applied force is reversed, the direction of static friction is also get reversed. So जब भी आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगता है, हमेशा याद रखो। ओके, ये डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उल्टे डायरेक्शन में अपना स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू इक्विलिब्रियम दिस पर्टिकुलर पोजिशन। ओके, सो इट एडजस्ट इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। ये खाली अपना
फोर्स से नहीं एडजस्ट करता, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 न्यूटन। अगर आपने 2 न्यूटन का लगाया तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 2 न्यूटन। और ये कब तक होगा? जब तक ये ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम फोर्स तक नहीं पहुंचता। जैसे ये मैक्सिमम फोर्स तक पहुंच गया, फिर उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, पर जैसे मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना इमिडिएटली डायरेक्शन चेंज कर देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इट इज सेल्फ एडजस्टमेंट। उसका डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके बेसिकली 3 लॉज है। ओके, मैं ये थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग इट। So there are 3 laws of this. So first है, the limiting force of static friction is directly proportional to normal reaction between two surface in contact. Normal reaction का मतलब ये है कि दोनों में perpendicular में जो reaction हो रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लेके जा रहा हूँ। ओके, सो यूजुअली अगर एक ऑब्जेक्ट मैं अगर नॉर्मल उसको मैं अगर किसी स्लाइडिंग पे सरफेस पे रखता हूँ, तो ऑब्वियसली वो केस में मुझे क्या मिलता है, वो केस में जो ग्रेविटी है वो एक्ट करती है एज अ नॉर्मल, राइट, बिकॉज किसी ना किसी के तो अगेंस्ट में उसको होना ही चाहिए, राइट। तो वो केस में ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब मेरा ग्रेविटी वेट, ओके, बिटवीन टू सरफेस। और ये जो म्यू एस है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो दिस म्यू एस इज वी कॉल्ड इट एज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये म्यू एस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों चीज में कितना हो। ओके, सो दिस म्यू एस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, और ये म्यू एस यूजुअली यूज होता है बहुत सारे टायर्स में। जब हम एक पर्टिकुलर गाड़ी का टायर डिजाइन करते हैं तब ये पर्टिकुलर स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत काम आता है, एज वेल एज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, वो भी काम आता है, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर एप्लीकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, where mu s is constant of proportionality and it is called as the coefficient of static friction. उसको हम बोलेंगे mu s will be equal to fl divided by n. Just मैंने इसको rearrange किया. The coefficient of static friction is defined as the ratio of limiting force of friction to the normal reaction. So this is the fl divided by n. The limiting force of friction is independent of apparent area between the surface in contact so long as the normal reaction remains the same. तो ये जो कोएफिशिएंट मैंने बताया है आपको, सॉरी, ये जो एफ एल मैंने जो बताया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे कहीं पे भी ए से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसका फोर्स अलग होगा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा छोटा होगा तो उसका फोर्स अलग होगा। द रीजन, सो द आई कैन से द जो आप बोलोगे ऐसा कि हाँ अगर ये बड़ा है तो बड़ा है, तो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो इट इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। The limiting force of friction depends on the material in contact and the nature of surface. तो हमेशा ये याद रखना, जो लिमिटिंग फोर्स मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो फोर्स है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, द मटेरियल्स इन कांटेक्ट एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। मतलब क्या, मटेरियल इन कांटेक्ट मतलब कितना क्लोज वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, एंड कौन सा टाइप ऑफ सरफेस वो लेके आ रहा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है इनका लिमिटिंग force of friction, मतलब frictional force in short. So these are the laws of static friction. Similarly मेरे पास kinetic friction या उसको मैं rolling friction भी बोलता हूँ। तो ये केस में क्या आएगा मेरा kinetic friction में, the friction between two surfaces in contact when one body is actually sliding over other body. Okay, we call it as a kinetic friction or dynamic friction. देखो बहुत सिंपल है, जब भी मेरा एक, जैसे आपका जो टायर होता है व्हेन दैट इज इन अ मोशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका गाड़ी कभी स्टॉप ही नहीं होगा। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन बॉडी इज एक्चुअली ओवर स्लाइडिंग, मतलब आपका रोड और आपके टायर्स। ओके, सो दैट वी कॉल्ड एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। उसका वैल्यू हमेशा क्या होता रहा है, चेंज होते रहता है। जितना आपका गाड़ी फास्ट होगा उतना आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हाईएस्ट होगा, जितना आपका गाड़ी स्लो होगा उतना काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन says that the force of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction
बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम ही दिया है। ओके, सो जितना आप उसको ज्यादा करोगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। सो देयरफॉर द म्यू के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये जो म्यू के है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके पहले था म्यू एस विच वी कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा ही चेंज है, बाकी दोनों में दोनों का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब जो फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। The coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of force of kinetic friction to the normal reaction. Same, इसको ही हम लोगों ने उसका डेफिनेशन बनाया है। इसके अगर प्रॉपर्टीज देखना चाहूंगा तो फर्स्ट इज द फोर्स ऑफ kinetic friction is independent of shape and apparent area, same as that of static friction, and force of kinetic friction depends upon the nature of material of surfaces in contact. Again, it is also same. That's why there are various types of tires, जैसे आपने देखा रहेगा जेके टायर्स, जैसे आपने देखा रहेगा एमआरएफ टायर्स। तो ये अलग अलग मतलब टायर तो टायर होता है, राइट? सो व्हाई देयर आर क्वालिटीज ऑफ टायर? बिकॉज ऑफ दिस। जो ज्यादा अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई, बिकॉज वेन एवर योर व्हीकल इज गोइंग टू बी ऑन रोड, ये सारे वैल्यूज बहुत मैटर करते हैं। दैट्स व्हाई ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा ही होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, वन बॉडी इज इन रोलिंग ओवर अनदर, मतलब दोनों साइड अगर रोलिंग है तो वो केस में आपका रोलिंग फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, राइट? सो फॉर सम पेयर ऑफ सरफेस द फोर्स ऑफ static friction is greater than the force of kinetic friction, while the force of kinetic friction is greater than the force of rolling friction. So थोड़े से केस में जैसे ही मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी पिक्चर में आ जाता है। बट रोलिंग फ्रिक्शन का जो आउटपुट होता है, मतलब जो फ्रिक्शन होता है, राइट, वो कम होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, एज द रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी, राइट? सो ये जो आपने, जैसे मैंने आपको बोला कि बॉल बेयरिंग जो आपके यूजुअली मोटरसाइकिल्स में होते हैं, राइट, या आपके किसी स्लाइडिंग डोर में होते हैं, तो वो केस में हमेशा ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, पिक्चर में आ जाता है। विच यूजुअली वो हमेशा यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दैट यूजुअली यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन पार्ट्स बिटवीन मशीन्स ऑफ टू स्लाइडिंग। ओके, जिसमें क्या होता है, हम लोग उनके बीच के जो फ्रिक्शन है, बिकॉज फ्रिक्शन से क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है, जिससे मेरा वो पर्टिकुलर पीस डैमेज होने की संभावना होती है। दैट्स वाई उसको कम करने के लिए हम रोलिंग फ्रिक्शन जैसे बॉल बियरिंग उनका हम ज्यादा यूज करते हैं, राइट? सो अगर मैं एडवांटेज फ्रिक्शन, ये तो आई गेस बहुत इजी है। व्हेन वी वॉक, ऑब्वियसली ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली वी आर एबल टू वॉक। we can hold the object, obviously जो भी आप ग्लास जो भी पकड़ते हो, because of friction only you are able to hold. Brakes in the vehicle, one of the important. Climbing on a tree, again it's one of the important, because of that you are not able to. But जैसे इसके एडवांटेज है, yes there are disadvantage as well. जैसे फ्रिक्शन अपोज द मोशन, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा मेरा फ्यूल खर्च हो रहा है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन, जैसे अगर आपने दो हाथ भी अगर रब कर दिए, या मेरा जो टायर है आफ्टर 1000 किलोमीटर अगर मैं आपको कंटिन्यूअस उसको यूज करूं, देर इज अ हाई चांस ड्यू टू फ्रिक्शन वो टायर मेरा हीटअप हो जाएगा और मेरा टायर फटने की मतलब चांसेस ज्यादा रहता है, राइट? एंड दैट विल आल्सो प्रोड्यूस अ नॉइस। ऑटोमोबाइल इंजन कंज्यूम मोर फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन की वजह से जो कंजम्पशन है फ्यूल का वो ज्यादा होता है। सो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, अगेन यूज ल्यूब्रिकेंट्स। जैसे आप जो फैन होता है उसमें यूजुअली पीछे ग्रीस होता है टू रिड्यूस द ल्यूब्रिकेंट। ओके, बिकॉज हर टाइम फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट? समटाइम वी हैव टू रिड्यूस इट टू इंक्रीज द efficiency. As well as oil grease in different parts of machine, use ball bearings to convert the kinetic friction into rolling friction. जैसे स्लाइडर्स है, आपके साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसमें नॉर्मली हमेशा हम काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा नहीं यूज कर सकते, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज वेरी मच हायर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो केस में इन ऑर्डर टू आई कैन से रिड्यूस द फ्रिक्शन, आई नीड टू यूज दिस रोलिंग फ्रिक्शन टू पुट दिस बॉल बियरिंग इन पिक्चर।
Okay. So that's how we have learned about the friction. So basically there are three parts. First is static, kinetic, and rolling. And based on the rolling, yes, these are the advantage, disadvantages. Okay. Yeah. Thank you.